Assalamu alaikum ji. Today we are going to start our third lectures, IFS 15, ICAP textbook chapter number 63. इसका आज हमारा तीसरा लेक्चर्स है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज इसको ख़त्म करेंगे। इसके आज हम इसके जो है बुक्स के आज इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और इसके पास पेपर या स्टार्ट करेंगे। पास पेपर मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में शेयर कर दिए थे, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस आए थे पिछले 7-8 स्टेप से, तो वो मैंने एक जगह ही क्लब करके आपको शेयर किया थे ग्रुप में। तो इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज ज्वाइन अप करें। ठीक है जी, चलें जी, टाइम ज़ाया नहीं करते, हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शुरू हो जी, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ IFS 15। हम यहाँ पे बात करेंगे आज। तो इसने जो पहली चीज़ इसने ली है वो ली है इसने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पे बात कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है? कहता है कॉस्ट माइट बी इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप सिर्फ जितना ज़्यादा रखें कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक कॉस्ट इनकर्ड होती है, और अभी कॉन्टैक्ट नहीं करते फिर ये कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती, सिंपल इज दैट। उसको आपने कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। ठीक है जी, तो बस ये सिंपल सा फार्मूला इसका जो आपने ध्यान में रखना है कि आपने कॉन्टैक्ट किया कॉस्ट हुई, आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया कॉस्ट नहीं हुई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे कॉन्टैक्ट लेना है तो उसके लिए मुझे क्या करनी है? मुझे कमीशन पे करना है। ठीक है जी, मुझे टेंडरिंग करनी है। अब मैं टेंडर जमा करता हूँ जाके, तो क्या ये जो मैं टेंडर जमा कराया है ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट? क्या ये इस कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंट है कि नहीं है? आप ये देखें कि आपने टेंडरिंग कॉस्ट की, आप टेंडर जमा कराने गए, आपने ट्रांसपोर्टेशन खर्च खर्च की, आपने उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन की, स्टाम्प वगैरह लेके आए, तो क्या ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि नहीं मिला? कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला मुझे, क्या फिर कॉस्ट लगी? बिल्कुल लगी। कॉन्ट्रैक्ट मिला तब भी कॉस्ट लगी। तो ये तो वो कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले ये होनी है। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये कॉस्ट वो कॉस्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है तो ये कॉस्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये कॉस्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने काम करना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। द incremental cost of obtaining the contract, the incremental cost of obtaining the contract with the customers are recognized as an asset if the entity expect to recover the। तो आपने क्या करना है, आपको बस ये देखना है इसको कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है। The incremental cost of obtaining the contract are those costs that would not have been incurred if the contract has not been obtained। तो obtained का वर्ड यहाँ पे आ रहा है कि आपको obtained हुआ है तो कॉस्ट इनकर्ड हुई है, अगर कॉन्ट्रैक्ट obtained ना होता तो ये कॉस्ट भी नहीं होती। Cost to obtain the contract that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained are expense in as incurred unless they can be recovered from the। अगर आप देखें आपने एक कॉस्ट की और आप कहते हैं यार ये जो मेरा है ये मेरा एक्सपेंस है, लेकिन फ्यूचर मुझे इसकी रिकवरी हो जानी है, अगर वो रिकवरी हो जानी है तो फिर उसको भी आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल दे रहा है आपको, वो कहता है यार incremental cost of playing the contract X Limited wins a competitive bids to provide consulting services of the new customers। X Limited incurred following costs in obtaining the cost। पहली कॉस्ट उसने क्या इंकर्ड की? उसने कहा जी कमीशन पे की टू सेल एंड प्राइस विद द कॉन्ट्रैक्ट। उसने सेल कमीशन पे किए। ठीक है जी, तो ये सेल कमीशन आप कब पे करेंगे? विनिंग का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विन करने के बाद। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब मुझे मिल गया तभी मैंने कॉस्ट किया, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो मैं पे नहीं करता। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ। उसका कहता है एंटर लीगल फी फॉर ड्यू डिलीजेंस, एहतियाती तदबीर के लिए आपने जो किया है। अब यहाँ पे देखें, अब लीगल फीस थी, आपने लीगल काम किया, आपने ये किया वो किया, आपने ट्रेवल कॉस्ट की। ठीक है जी, टू डिलीवर प्रपोजल पेश की। अब ये सारे काम आप कब कर रहे हैं? आप उस टाइम कर रहे हैं जब आपको पता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट मिलना है कि नहीं मिलना। बस ये आप बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब वो काम, बेशक ये सारे काम मैंने इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए तो मैं ये काम नहीं करता। लेकिन स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई साहब ये काम आप कर तो रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट मिला कि नहीं मिला? तो वो काम जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आपने किए हैं वो रेलिवेंट करते हैं। इससे आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट विन किया तो मैंने कमीशन पे की,
तो अगर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता, कमीशन भी नहीं करता। लेकिन ये जो काम है, मैंने टेंडर भरा, मैंने लीगल डॉक्यूमेंटेशन की, मैंने कमीशन पे किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन ये सब काम मैंने कब किए? कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले किए। ये काम करने के बाद मुझे श्योर नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये काम करने थे। तो वो कहते हैं जब आपको पता था यार ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सपेंस आउट करना है। अब ये नहीं कह सकते आप कि जनाब ये तो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया। स्टैंडर्ड कहता है बेसिक हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया, लेकिन अगर ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला तो नहीं ना, जब मिलने के बाद जो आप कॉस्ट लगा रहे हैं, हम उस कॉस्ट की बात कर रहे हैं आपसे। बेशक आपने ये आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज की, आपने स्टैम्प पेपर परचेज किया, आपने सब कुछ किया, वो सब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो वो सारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने इस जो है जहन में कॉन्सेप्ट रखना है। अच्छा, इसमें ये कहता है कि इसको आप ऐसे भी बना सकते हो अगर ये आपको रिफंडेबल होगा तो। The commission to of sale implies is incremental to obtaining the contract and should be capitalized. The external legal fees and traveling costs are not incremental in obtaining the cost because they have been incurred regardless of whether obtain the contract or not. Contract मिले या ना मिले, ये cost तो incur होगी नहीं होनी आपकी, तो ये आपकी expense out हो जाएंगी. The entity may recognize the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortization period of the assets that the entity otherwise would be placed in 1 year or less. Cost to fulfill the contract. Cost incurred in fulfilling the contract might be within the scope of another standard, for example, inventory, property, plant and equipment, intangible assets. तो ये दूसरे स्टैंडर्ड में अगर हो रही है तो क्या करें? if this is not the case, the costs are recognized as asset only if they meet the फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो आप अगर ये कॉस्ट दूसरे असेट में जाके फिट हो रही हैं तो वहां पे आप इसका ट्रीटमेंट कर दें। अदरवाइज क्या करेंगे? द कॉस्ट लेड डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट और टू एन एंटिसिपेटेड कॉन्ट्रैक्ट दैट the entity can specifically identify the cost generate or enhance resources of the entity that will be used satisfying or continue satisfy performance obligations in the future. The cost expected to be recovered. The cost that led directly to the contract might include direct labor and direct materials. Okay. Allocation of costs that relate directly to the contract or the contract activities, costs that are explicitly chargeable to the customer under the contract, and other costs that are incurred only because an entity entered into a contract payments to subcontractor. The following costs might be recognized as expense when incurred. कौन सी cost है जी? वो कहता है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अनलेस दोज कॉस्ट आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू द कस्टमर, अगर रिफंडेबल हो तो कॉस्ट of waste materials, labors, and other sources to fulfill the contract that were not reflected in the price of the contract, cost that led directly to satisfy performance obligations in the contract। तो ये सारी कॉस्ट जो आपने सीधी सीधी एक्सपेंस आउट कर देनी है। amortizations and impairment क्या है जी? and assets for contract costs recognized in accordance with the standard must be amortized on the systematic basis consistent with the transfer of the customer for goods or services to which they are related। तो आपने उसको सिस्टमेटिक बेसिस पे उसको इमोर्टाइज करना है। अच्छा, इमोर्टाइज क्या होता है? इसको डेप्रिशिएट नहीं करना ना, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है ना आपका, तो इसको हमें IAS 38 लगेगा इस पे, तो उस पर आपको इमोर्टाइजेशन करनी है इसकी। The amortization must be updated to reflect the significant changes in the entity expected of timing transfer to the customer of goods and services to which the asset relates. And impairment loss must be recognized in profit and loss to the extent that the carrying amount of the assets recognized exceed। तो आपने इसकी पेमेंट भी देखनी है। देखिए जो आई 36 ही लगेगा उसके हिसाब से हमें इसकी पेमेंट करनी है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट द एंटी एक्सपेक्ट टू रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स or services to which the assets relates less the cost that relate directly to providing those goods and services and that have not recognized as an expense when the payment conditions, ठीक है जी, no longer exist they have improved the reversal। तो यहाँ पर रिवर्सल भी आप सकती है पेमेंट की, वो आप सारा जो है ना IAS जो है आपका वो 36 जो है सारी इसकी बात करता है, तो वहाँ पे आप जाके इसको आप देख लेंगे तो वो सारा स्टैंडर्ड लगेगा। रजिस्ट्रेशन क्या कहता है? कहता है एक्स लिमिटेड विन 5 years कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड ए सर्विस टू द कस्टमर। ठीक हो गया जी। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइज ओवर द टाइम। तो ये ओवर द टाइम है, पॉइंटेड टाइम नहीं है। एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन अ टाइम बेसिस, कॉस्ट इंकर्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड फोरकास्ट फ्यूचर कॉस्ट। तो आपके एक एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और फ्यूचर में जो कॉस्ट लगी वो कहता है टोटल कॉस्ट जो है उसकी 10,000 है, उसमें एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट उसकी 18,000 है, टोटल कितनी लगी आपकी? 28,000 लगी।
अभी आपका टोटल है कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ये आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप 5 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5600 जो है आपकी पर ईयर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, ये बात वो ने आपको वही बता दिया। अब वो बात आपसे करता है एमोटाइजेशन कॉस्ट, एमोटाइजेशन इसकी कैसे करनी है आपने। कहता है एक्समेटिक वही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जनाब, ठीक है जी, और उसको जो है वो ओवर द टाइम जो है उसकी सेटिस्फेक्शन हो रही है। अब एक कॉस्ट है कैसे लगी उसकी, अब वो क्या कहता है, द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल सब्सिक्वेंट फॉर 1 ईयर पीरियड, वो कहता है जी द कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको 1 साल की जब उसको रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, द एवरेज कस्टमर टर्म इज 7 ईयर्स, तो उसकी जो एवरेज कस्टमर टर्म कितनी है, 7 ईयर्स है। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स द सिंगल प्रोसेस ऑब्लिगेशंस, द एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू वन टाइम, कॉस्ट इनकर्ड एट द ईयर एंड एंड फ्यूचर कितनी है, उसने टोटल 28,000 है। अब इसको कितने में डिवाइड करना है, उसने कहा जी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल की जो है उसकी 1 ईयर का पीरियड जो रिन्यूअल है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 7 तक जा सकता है, इसको आप 7 पे डिवाइड करें, और आप उसको कहें जनाब 7 पे डिवाइड करके आपका 7 × 28 4,000 पर एनम जो है इसकी जो है वो कॉस्ट एमोटाइज हो जाएगी। ठीक है जनाब, यहाँ पे क्या कहता है, कहता है एमोटाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्स लिमिटेड विंस अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द एसेट्स ऑफ द कस्टमर, इट एंटिसिपेटेड दैट द एसेट्स विल टेक 2 ईयर्स, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल लगेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट contains a single promise obligation, progress to complete is measured on an output basis, एट द एंड ऑफ द ईयर 60% कंप्लीट हुआ, 60% कंप्लीट हुआ है, तो आप क्या करें, आप इसका सीधा 60% ले लें जनाब। ठीक है जी, तो ये आपका आ जाएगा 16,800। तो सिंपल है, इतना इसमें करने वाली बात नहीं है। आगे आता है इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है अपनी। दिस सेशन एक्सप्लेन हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब क्या है, बैलेंस शीट। In order to do this, it explains the double entry that might result from the recognition of revenue. The double entry depends on the circumstances, and unconditional rights to considerations is presented as a receivables. तो अनकंडीशनल राइट जो होंगे तभी आपने जो है रिसीवेबल शो करना है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे शो करेंगे। कहता था कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर कैश और फॉर अनकंडीशनल प्रॉमिस टू बी पेड इन कंसिडरेशन इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या कहता है ये, कहता कैश को डेबिट कर दें आप, ठीक है जी, और आप क्या कर दें, रिसीवेबल जो है वो डेबिट कर लें, अगर कोई आपको पूरा कैश पैसा नहीं मिला तो, ठीक है जी, और आप क्या करें, रेवेन्यू का क्रेडिट कर दें। ठीक है, तो डेबिट भी हो जाएगा आपका, कैश आ गया, ठीक है, जो नहीं आया उस पर आप क्या करेंगे, आप रिसीवेबल बना लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। अनकंडीशनल राइट फॉर कंसिडरेशन, अनकंडीशनल राइट्स फॉर कैश, कंसिडरेशन में कैश होता है, ठीक है जी। ऑन 1 जनवरी 2008 को क्या हुआ, एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी टू वाई लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ 1000 फॉर प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी को, एंड प्रोडक्ट बी आपने कर देनी है 31 मार्च को देनी है। ठीक हो गया जी। द प्रॉमिस the promises to transfer product A and B are identified as a separate from us obligations, which followers is allocated to product and 602। तो ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इसकी, ए और बी की। कहता है एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड रिकॉग्नाइजेस इज अनकंडीशनल राइट्स ऑफ कंडीशन व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर। तो आपने देखिए ये स्टैंडर्ड बात ही कंट्रोल की कर रहा है, वो कहता है कंट्रोल जब जाएगा तभी हम करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इन टाइम है। द फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड रिफ्लेक्ट द, तो आपने कैसे एंट्री पास करनी है, आपने क्या कही 28 फरवरी को एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपकी 31 दिसंबर को, तो जैसे ही आपके प्रोडक्ट जाएगी तो आप रिसीवेबल को करके रिसीवेबल डेबिट करके और कर देंगे, और रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि आपका पॉइंट इन टाइम है, पॉइंट इन टाइम एंड ट्रांजेक्शन आपकी, तो जैसे आप डिलीवरी करेंगे तो आप रिसीवेबल बुक करेंगे। इसी तरह जब आप मार्च में दूसरी डिलीवरी करेंगे तो आप अकाउंट से डेबिट करके और कैश को क्रेडिट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स क्या है जनाब, कहता है सप्लायर माइट ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर बिफोर द कस्टमर पेज कंसिडरेशन और बिफोर पेमेंट इज ड्यू। अब पेमेंट ड्यू नहीं हुई, कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई,
लेकिन डिलीवरी चली गई है। अब क्या होगा? इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंटेड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्या करेंगे? आपको अकाउंट रिसीवर शो नहीं करना, आपको अकाउंट रिसीवर डेबिट नहीं करना, आपको अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डेबिट करना है। Simple as that. The contract is the supplier might try to considerations in exchange for goods or services that it has transferred to the customer. The contract assets is reclassified as receivable. तो बाद में आप contract assets को credit कर देंगे और account receivable को debit कर देंगे। ठीक है जी, ये सारी रिस्ट्रिक्शन आप देख लीजिएगा, सिंपल सी है। उसमें एंट्री रिस्क क्या करना है आपने, जब उसको आप क्योंकि आप यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट नहीं करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करके अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होगी। कहते हैं ना, आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है आपकी। A contract might require payment in advance or allow the suppliers the right of an amount of consideration that unconditional account receivables before it transfers the goods and services. अब आपको पैसे आ गए, अपनी माल डिलीवर नहीं किया। In this case, the supplier present the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due, whichever is earlier. The contract liability of the supplier's obligation, वो सारी सिनेरियो आप ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, आप क्या करेंगे। अब आपने क्या किया, आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहता है X Limited enters in a contract to transfer product A and B for 1000। सेम क्वेश्चन है। X Limited इनवाइस फुल इन 1 जनवरी को इनवाइस करेगा। प्रोडक्ट ए जो है वो फरवरी में जाएगी, प्रोडक्ट बी जो है मार्च में जाएगी। द प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, उसने वैल्यू दी हुई है इसकी। रेवेन्यू इज रिक्वायर्ड द कंट्रोल ट्रांसफर पॉइंट इन टाइम है। द फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी पास, क्या एंट्री पास होगी। द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज वुड बी नेसेसरी। नंबर 1 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके आपका रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर रेवेन्यू क्रेडिट नहीं करेगा, रेवेन्यू कब क्रेडिट करेगा, वो जब वो डिलीवरी करेगा। ठीक है जी, जैसे डिलीवरी होगी तो साथ ही जो है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट होकर रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह 31 दिसंबर को क्या कह रहा उसने, लायबिलिटी को डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर देगा। आगे इसके डिस्क्लोजर्स हैं। ठीक है जी, तो डिस्क्लोजर आप इसके देख लीजिएगा। बस ये थोड़ा सा इसमें बताया हुआ कि उसने आपको कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, ये सारी जो है चीज़ें आपको उसमें डिस्क्लोज करनी है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो गया है। अगला जो हमारा स्टैंडर्ड होगा, वो चैप्टर होगा, वो लीजिंग पे होगा। तो हम लीज की बात करेंगे। ठीक है जी, तो अब इसके पास पेपर शुरू करते हैं। तो पास पेपर की बात करेंगे। कुछ पास पेपर मैंने ऑलरेडी सॉर्ट आउट किए हैं। ठीक है, तो इसका हम अभी शुरू करते हैं। ये पेपर जो हम पहले करने लगे, ये लेटेस्ट पेपर है। लेटेस्ट पेपर में पहले करूँगा ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट पेपर का आइडिया हो जाए कि किस तरह अभी एग्जाम में आ रहा है। ये पेपर है जनाब जून 2021 का, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसको हम कभी सॉल्व करने लगे। इसके सॉल्व स्टार्ट करने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है जी डिस्कस द रिकॉग्निशन एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अंडर ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, अब बता दें कि आपको कितना रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करना है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वेर एवर पॉसिबल। तो आप इसमें जो रेवेन्यू है कितना आपने करना है वो भी आप बता दें। ठीक है जी, तो ये 4 ऑप्शन दी हुए हैं। 4 ऑप्शन में वो मैं कहता है अब बता दें कि इसमें जो है वो रेवेन्यू कितना बुक होगा, बता देते हैं जनाब। कहता है जी ML इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्री मशीन। ड्यूरिंग 2020 ML लॉन्च अ न्यू मशीन विद मॉडल नेम अल्फा। ठीक है जी, उसने अल्फा बनाना शुरू कर दिया जी, नई मशीन मार्केट में लॉन्च कर दी, अल्फा है उसकी। ईच यूनिट ऑफ अल्फा इज बीइंग सोल्ड फॉर 10 मिलियन। अब देखिए जी, एक जो यूनिट है वो 10 मिलियन में उसका सेल होता है। ठीक है जी, रेवेन्यू फॉर सेल ऑफ अल्फा इज रिकॉग्नाइज अपॉन डिलीवरी टू द कस्टमर। तो ये पॉइंट इन टाइम पे होती है, डिलीवरी पे करता है। तो हमें ये पता लग गया पॉइंट इन टाइम पे जो है वो इसकी डिलीवरी होती है, और वो तो टाइम नहीं होती है, पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू होगा। उसके बाद क्या कहता है जी, कहता है जी फॉर द 2 ईयर स्पोर्ट सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अल्फा इज आल्सो सोल्ड सेपरेटली। अब ये सेपरेटली सोल्ड होता है और कितने का 1 मिलियन का सोल होता है। तो ये भी आपके एक सेपरेट, तो आपकी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन गई। तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो कितनी है हमारी, 2 है। रेवेन्यू फ्रॉम सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज रिकॉग्नाइज ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू जो है आपका कैसे रिकॉग्नाइज होगा, वो आपका ओवर द पीरियड होगा। ठीक है जी, तो पहला जो आपका ऑब्लिगेशन है, एक ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू जो है वो पॉइंट टाइम पे है और दूसरे का कैसे है वो ओवर टाइम है। कस्टमर कैन also obtain such support services from third party
डेफिनेटली आपके सेपरेट ऑब्लिगेशन है तो बाहर से मिल सकती है। सेल ऑफ अल्फा हैव रिमेन बिलो एक्सपेक्टेशन सो फार द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग ऑप्शंस इंक्रीज द सेल ऑफ अल्फा। क्या ऑप्शन है जी? नंबर 1, पहले ऑप्शन क्या है? एमएल वुड ऑफर कस्टमर अ बंडल बंडल ऑफ अल्फा एंड स्पोर्ट सर्विसेज एट कंबाइंड प्राइस ऑफ 11। उसे कहीं बंडल बेचते हैं, हम कहेंगे ये आप अल्फा मशीन खरीदते हैं, 7 सर्विसेज दें, हमें 11 मिलियन पे। अब देखें ऊपर आपको मिलता क्या है? आपने कहा एक मशीन कितने की? 10 मिलियन की है, और उसमें जो अब सर्विस देते हैं, सर्विस आपकी कितने मिलियन की है? सर्विस आपकी है 0.1 मिलियन की। तो आपने कहा बंडल में बेचते हैं इसको, आप हम हमारे पास आए, हम आपको सर्विस भी देंगे और हम आपको मशीन भी देंगे और आप हमें 11 मिलियन पे करना। अगर हम ये बंडल ऑफर करें तो फिर आपका रेवेन्यू कैसे बुक होगा? तो सिंपल इज दैट। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके पास अल्फा है, तो यहाँ पे एक मेरे पास अल्फा है, मैं अल्फा सेल कर रहा हूँ, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं स्पोर्ट सर्विसेज दे रहा हूँ, दो चीजें मैं दे रहा हूँ। ठीक हो गई? अब उसने कहा जो अल्फा की जो प्राइस है वो 10 मिलियन है, रुपीज 10 मिलियन है, और इसकी कितनी है? 0.1 मिलियन। ठीक है जी। अब ये 0.1 मिलियन क्या है? ये 0.1 मिलियन जो है वो आपकी पेबल मंथली है। तो ये मंथली है, इसको हम जरा कन्वर्ट कर लेते हैं मंथली को एनुअली। तो एनुअली कितनी होगी? 1.2 मिलियन। ठीक हो गया जी। और ये कितने साल के लिए दे रहे हैं? 2 साल के लिए स्पोर्ट सर्विस दे रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके 2.4 जो है ये आपका जो टोटल इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसको हम 2.4 कर लेते हैं ताकि ये हमारा मसला। तो 2.4 जो है आपका टोटल हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 12.4। तो अब क्या करेंगे आप कहेंगे जनाब आप अभी आपको मशीनरी आपने दे दी है, पहला साल है आपका, अब जैसे आप मशीन देंगे तो इसका इसकी रेवेन्यू बुक होना है, वो पॉइंट इन टाइम पे होना है। तो जैसे मशीन चली जाएगी इसका रेवेन्यू बुक होगा। वो रेवेन्यू कितना बुक होगा? आपने कहा जी 11 मिलियन मिलेगा, और आपका ये कितना 10/12.4 टोटल है। तो इसको आप टोटल करेंगे तो आपका जो है 8.87 जो है मिलियन जो है आपका रुपीज इन मिलियन, ये आपका रेवेन्यू बुक होगा मशीनरी का। ये पॉइंटेड टाइम है। सर्विसेज जो है वो ओवर टाइम है। तो पहले साल की जो सर्विस आपको देंगे उसका आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 11 × 2.4 डिवाइडेड बाय 12.4। तो ये जनाब आपका पहले साल का रेवेन्यू आ जाएगा 2.13, और टोटल रेवेन्यू जो आप बुक करेंगे वो आप करेंगे 11। तो ये आपका ब्रेकअप आ जाएगा। तो इस ब्रेकअप में जो है आप इस तरह इसका रेवेन्यू बुक कर लेंगे। तो ये आपकी पहली ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है? एमएल सोल्ड अल्फा फॉर 10 मिलियन ऑन लीज। उसने क्या उसको लीज कर दिया, उसने कहा रेंट पे ले जा। अच्छा लीज कर दिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज वुड बी 5% पर annum। उसने कहा इम्प्लिसिट रेट जो है वो लीज का 5% है। वेरी गुड। विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। मार्केट में रेट चल रहा है 12%, आपने उसको दे दिया 5% पे। कस्टमर वुड पे ऑफ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेबल इन एडवांस। वेरी गुड। अल्फा वुड बी ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर एट द एंड ऑफ द 5 मिनट्स। ठीक हो गई। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे वर्ड आया लीज का। तो जब लीज का वर्ड आया तो हमने कहा ये IFRS 16 लगेगा लीज पे। जिस तरह आईएफ की सोल्यूशन आईएफ के आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसने भी यही बात की है कि ये जो है ये लीज है, और ये IFRS जो है वो 16 पे चला जाता है। तो उसने भी इसका ट्रीटमेंट सारा IFRS 16 से ही इसका सोल्यूशन सारा किया हुआ है। अब यहाँ पॉइंट ये है कि जब आप IFRS 16 पढ़ते हैं तो उसमें वो बात करता है कि जो आप लीज पे जो चीज़ दे रहे हैं वो आइडेंटिफाइबल एसेट्स होना चाहिए। उसकी पहली रिक्वायरमेंट। अगर वो आइडेंटिफाई एसेट्स नहीं है, आप एसेट्स लीज नहीं कर रहे, तो वो IFRS 16 में कवर्ड ही नहीं होता। यहाँ पे जो है ये एक प्रोडक्ट है, हमारा आउटपुट है। हम अपना आउटपुट जो है वो सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम किस्तों पे दे रहे हैं उसको। हमने कहा ठीक है आप इतनी 4-5 किस्तें दे दें, उसके बाद रेवेन्यू चला जाएगा आपको। तो इसका ट्रीटमेंट जो है आईकैप ने IFRS 16 पे किया हुआ, तो मैं इसका ट्रीटमेंट जो है मेरे ख्याल के इसको IFRS 16 से किया जाए, इसको हम IFRS 15 पे ही करेंगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन है। उसकी वजह मेरे जहन में ये आ रही है कि ये एसेट जो है वो लीज नहीं हो रहा। तो अगर ऐसे लीज नहीं हो रहा तो फिर ये इस पे IFRS 16 नहीं लगना चाहिए। एनीवे आईकैप ने 16 पे किया गया हुआ है, लेकिन आंसर सेम आएगा उसमें। अगर मैं करूंगा तो मैं इसको IFRS 16 से नहीं करूंगा, मैं इसको IFRS से ही करूंगा, लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है मेरे साथ। मैं एक क्वेश्चन देख रहा था तो उसको मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मेरी उससे जजमेंट नहीं हो रही शायद,
मे बी मुझे समझ नहीं आया। एनीवे सोल्यूशन सेम होगी, आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं इसको करूंगा रेफरेंस 15 की रेफरेंस से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया उसमें उसने कहा जी आप उसको 10 मिलियन मिलेंगे, ठीक है जी, वो 10 मिलियन कैश उसको मिलेगा, प्लस उसने कहा जी मैं आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, कितना 5% जो है इम्प्लिसिट रेट है, तो 5% के हिसाब से मुझे आपको मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और लेकिन मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट था 12% चल रहा था, आपको चाहिए था उसको 12% भी देते, लेकिन आप उसको 5% भी दे दिया। अब आपको क्या करना है, तो आप उसको जो रिकॉर्डिंग करनी है प्रेजेंट वैल्यू पे करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें उससे मिलने वाला क्या है। उसने कहा जी इसमें यहाँ पे देखें, उसने कहा कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं उससे हमें मिलने वाला क्या है, हमारी कितनी वो जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो क्या है। 10 मिलियन है, 10 मिलियन को 5 में डिवाइड करो तो 2 मिलियन आएगा, प्रिंसिपल तो 2 मिलियन आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेट इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा, ताकि मुझे जो है ये आसान हो जाए काम, कि मुझे मिलना क्या है। तो मैं ये कहता हूँ जनाब मुझे इंटरेस्ट मिलना है इससे, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा जनाब मुझे एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा मेरे पास, ठीक है, उस पर मुझे 5% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे जो है प्रिंसिपल मिलेगा, और मुझे जो है वो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे जो है वो है एडवांस में है, तो मुझे एडवांस में जनाब पहले जो है वो पैसे मिलने हैं, तो मैंने कहा जनाब मैं मेरे पास अभी मुझे जो है वो 10 मिलियन चाहिए, ठीक है जी। तो एडवांस में है तो इंटरेस्ट कोई नहीं आएगा, तो उसने मुझे 2 मिलियन जो है वो एडवांस में पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 8 मिलियन जो है वो बाकी बच गया। अब मुझे 8 मिलियन जो लेना है उसमें मुझे 5% लेना है, 8 मिलियन 5% कितना आएगा, वो आपका आएगा 0.4 मिलियन, और फिर 2 मिलियन वो मुझे कैश पे कर देगा, तो बाकी मेरा 6 मिलियन रह जाएगा, ठीक है जी। अब ये 6 मिलियन जो है वो मैं आगे ट्रांसफर हो जाएगा, इस 6 मिलियन पे मैं 5% लूंगा, तो वो मेरा बनेगा 0.3%, और 2 मिलियन मुझे कैश दे देगा, तो बाकी रह जाएगा मेरा 4 मिलियन। इस तरह 4 मिलियन मेरा ओपनिंग बनेगा, इस 4 मिलियन का मैं 5% लूंगा, तो वो बनेगा 0.2 मिलियन, 2 मिलियन जो मुझे कैश मिल जाएगा, बाकी दो बच जाएगा, दो यहाँ पे आ जाएगा, और इस दो का जो है आपका 0.1 बनेगा, और ये आपका प्रिंसिपल जो है वो इस तरह पूरा हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं कि मेरा इंटरेस्ट जो है इसको मैं अगर टोटल करता हूं तो ये बनता है आपका 1 मिलियन, इसमें प्रिंसिपल कितना है 10 मिलियन, तो मेरा क्या बन गया, मेरा 11 मिलियन जो है मेरा टोटल बन गया, जो उस बंदे ने मुझे देना है 5 साल के अंदर, ठीक है जी। तो 11 मिलियन मुझे मिलना है, मैं इसको 5 पे अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा बन जाएगा 2.2 जो है ये मुझे जो है पर ईयर जो है वो इंस्टॉलमेंट में देगा, ठीक हो गया जी। तो मैंने ये देखा कि मैंने कहा यार मुझे जो ये इंस्टॉलमेंट देगा, वो इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है, मेरी इंस्टॉलमेंट जो बन रही है वो 2.2 जो है वो मेरी मिलियन जो है वो इंस्टॉलमेंट बन रही है, जो मुझे हर साल ये देगा, ठीक हो गया जी। अब मैं उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो बिल्कुल सिंपल हो गया है मेरे लिए। मैंने कहा जी आप देखें जी मुझे प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है, तो मैं कहता हूँ 2.2 मिलियन जो है मुझे वो हर साल देगा, इंटू 5 साल के लिए देगा। पहले इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी एडवांस में है, ठीक है ना जी। तो उसका जो आप डिस्काउंट फैक्टर लगा लें, इसका डिस्काउंट फैक्टर जिससे इसको बटे पे कर दिया, डिस्काउंट फैक्टर जो लगेगा आपका 0 से लेके 4 तक का लगेगा, क्योंकि पहले एडवांस आपके एडवांस में है। तो आप जो उसकी वर्किंग करेंगे, अब क्योंकि सेम अमाउंट जा रही है, तो आप क्या करें, आप एक्यूमुलेटिव जो है वो डिस्काउंट फैक्टर उठा लेंगे, और वो आपका है 4.0373, तो ये आपका आ जाएगा 8.88, इससे आपका जो है रेवेन्यू पहुंच जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपकी रेवेन्यू है सेल की वाली टुडे, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन बस इतनी थी, इसमें बस ये देखना था, आपने इंटरेस्ट निकालना था, हमने जब इंटरेस्ट आपको पता चल गया, आपने आपको ये इंस्टॉलमेंट पता लगी है, तो ये इंस्टॉलमेंट आपको 5 में आनी है, तो आप डिस्काउंट फैक्टर लगा के इसका रेवेन्यू ले लें। इससे आपकी सोल्यूशन जो है वो एक लाइन में की हुई, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 या क्या कहता है जी, वो कहता है अपॉन परचेज ऑफ 1 यूनिट ऑफ अल्फा कस्टमर्स वुड बी प्रोवाइड विद एन ऑप्शन टू परचेज another यूनिट ऑफ अल्फा within 12 months at a material discount of 25%. It is estimated that 40% customer will get. उसने कहा जी एक यूनिट आप लें, तो जो पहला यूनिट परचेज करेगा तो दूसरा यूनिट जब वो लेने आएगा तो हम उसको ऑप्शन देते हैं कि उसको हम उसको जो है वो 25% डिस्काउंट देंगे दूसरे यूनिट, और 40% बंदे जो है उन्होंने ये फायदा उठाया, उन्होंने कहा ठीक है जनाब हमें डिस्काउंट दे, हम ले लेते हैं। अब इसकी सोल्यूशन दो तरीके से, एक सोल्यूशन ये है जो आईकन ने की, बात करते हैं,
मैं कैसे करता, तो मैं ये देख रहा हूँ, मैंने स्टैंडर्ड में ये कहता है कि देखें जी, अगर आपने एक एक काम किया और दूसरे काम ने जो है वो आपको दूसरे बंदे ने क्या किया, दूसरे ने आपको ये जो है वो डिस्काउंट दिया। सॉरी जरा यार, अपना अपना कैमरा ऑफ किया कर लीजिएगा प्लीज काइंडली। जब आपको क्वेश्चन करना है तो आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही मैं आपको जॉब भी दे दूंगा। तो हम हमेशा आप अपना अपना कैमरा ऑफ कर लें आप जरा। थैंक यू। तो आपको बीच में अगर कोई क्वेश्चन करना तो आप साथ ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं साथ ही आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, आप वेट ना कीजिएगा, जब ये लेक्चर खत्म होगा तो बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो आप साथ अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, बात ये कर रहे थे कि यहाँ जो पोजीशन ये हुई है, इस ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहे थे। ऑप्शन 3 में क्या हुआ है, उसमें ये हुआ है कि उसने कहा कि आप 1 यूनिट खरीदें, जब दूसरा यूनिट आप खरीदेंगे अब हमको 25% डिस्काउंट देंगे। अब ये क्या होता है, ये कैचअप मेथड है। इसमें क्या होगा कि आपने जो पहला रेवेन्यू बुक करना है उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया गया है, उस दूसरे पहले यूनिट की वजह से दूसरे पे डिस्काउंट मिल रहा है। इसका इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट को आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा। आपको ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन में जाके इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और वहां पे इसका जो सोल्यूशन है वो कैचअप है। एक टिक तो ये है, कैचअप के साथ इसका इसका काम होना चाहिए, लेकिन आईकैप की सोल्यूशन जो वो कैचअप पे नहीं हुई है। आईकैप ने जो सोल्यूशन की है, उसने सोल्यूशन की है, उसने कहा कि ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। उसने इसको सेपरेट परफॉर्मेंस बना लिया, जिसका मतलब जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 किया हमने, इसका इस तरह इसका आंसर निकलेगा, ठीक है जी। तो असल तरीका जो था, जो जो मेरे हमारे हम जब जब हमने कहा तो ये बिजनेस कम्बिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन है, और इसको कैचअप से होना चाहिए था, लेकिन आई की सोल्यूशन जो वो कैचअप पे नहीं है। उसने क्या किया है, उसने इसको सपोज कर लिया कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और उसको उसके हिसाब से उसने ट्रीट कर दिया है। तो आप देखें, पहले इसमें सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो इस ऑब्लिगेशन की जो एस्टिमेटेड प्राइस क्या बनती है, उसने कहा जनाब आप देखें, आपका 10 मिलियन की मशीन थी, 10 मिलियन की मशीन पे जो है उसने आपको क्या किया, 25% डिस्काउंट दिया, और कितने बंदों ने वेल किया, प्रोबेबिलिटी क्या है, 40% है, तो ये आपका आ गया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन जो है ये आपकी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब आपकी दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन गई है, एक 1 मिलियन की और एक 10 मिलियन की। तो आप एक अल्फा है, अल्फा आपकी 10 मिलियन का है, और ये जो आपने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट आपका 1 मिलियन, टोटल 11 मिलियन हो गया, ठीक है जी। अब इस 11 मिलियन को डिवाइड कर लें, इसको आप करें 10/11, और इसको आप करें 1/11, तो ये आपका जनाब आ जाएगा 9.09, और ये आपका आ जाएगा 0.91, वही टोटल आपका हो जाएगा 10, ठीक हो गया जी। तो ये जरा देख लीजिएगा, आई कैप की सोल्यूशन है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसको उन्होंने कंसीडर किया है, तो उसके हिसाब से उसने सोल्यूशन दी हुई है। अदरवाइज इसको आप देखें तो ये कैचअप में भी आ जाता है। तो बिजनेस का जो कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन वाला हमने पार्ट देखा था, उस पे उसको भी इसे अप्लाई करके हम इसको कैचअप मेथड से भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने बहरहाल आपको आई कैप वाली सोल्यूशन दे दी है कि आई कैप ने जो है उसको जो है वो कैसे ट्रीट किया है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है जी, कस्टमर वुड बी गिवन एन ऑप्शन टू गेट कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ अल्फा, the price would vary in each case, however the customer would be required to pay the entire amount in advance as these machines could not be sold to another customer। तो ये यहाँ पे जो है वो दूसरे कस्टमर को सोल नहीं हो सकती, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कस्टमाइज्ड अल्फा माइट बी एवरेज फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे जो इसकी वो रेवेन्यू बुक होगा, वो रेवेन्यू आपका कैसे बुक करेंगे, आप ओवर द टाइम करेंगे। ये कौन सा केस है, ये आपका ओवर द टाइम है। ओवर द टाइम आपको रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, उसकी वजह यह है कि आपने स्पेशलाइज्ड जो है वो मशीन रही है, जो आप किसी दूसरे कस्टमर को सेल नहीं कर सकते, और आपको पेमेंट भी एडवांस में मिल गई हुई है, राइट। तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि इस तरह का जो केस होगा, इस इन केसेस में जो है आपने जो बुक करनी है वो आपने ओवर द टाइम करनी है, ठीक है जी। तो ये आपके जो है वो सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है जी। तो ये कैसे होगा जनाब, इसको देखते हैं हम। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डे, आज का जो दिन है, आज हम जिस बैठे बैठे हैं वो दिन क्या है, 1 फरवरी 2020 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ HL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 आर अंडर प्रिपरेशन। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग मैटर्स अंडर कंसिडरेशन। इसकी रिक्वायरमेंट तरह देखने क्या है, कहता है डिस्कस हाउ द अबव मैटर्स शुड बी डेल्ट इन HL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 शो ऑल कैलकुलेशंस वर पॉसिबल। तो 31 दिसंबर 2019 का है,
और ये हमारा भी जो है ये 2020 की डेट में बैठे हुए हैं, 20 के बाद डेफिनेटली भी ऑडिट वगैरह नहीं हुआ, तो हम जहाँ देखेंगे ये जो इवेंट हुए हैं तो ये पीछे बैक डेट में हम कैसे उसको करेंगे। ठीक है जी। तो आज की जो डेट है वो 2019 है और हमारी क्लोजिंग कब है, हमारी क्लोजिंग 31 दिसंबर 2019 है। वहां पे हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ये इवेंट देखते हैं क्या हुआ जनाब। पहला इवेंट क्या हुआ जनाब, वो कहता है जी ऑन सितंबर 2019 में क्या हुआ, एचएल एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर फॉर डॉक्टर डीएल फॉर रुपीज 150 मिलियन। तो उसने कहा एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो उसको हम 150 मिलियन का बेचेंगे। ठीक हो गया जी। एचएल ascertained that the promise development of software is a single performance obligation। अच्छा ये सिंगल परफॉर्मेंस obligation आपकी, और सेटिस्फाइज कैसी होगी, ये सेटिस्फाइज ओवर द टाइम होगी, खुद ही बता दिया इसने। वेरी गुड। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड ए पेनल्टी, इसमें पेनल्टी आ गई। पेनल्टी कितनी आई जनाब, 14 मिलियन की पेनल्टी आएगी इस पे। इफ द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट कंप्लीटेड, अगर 29 फरवरी 2020 तक कंप्लीट ना हुआ, और आज हम कब बैठे हुए भी, हम अभी हम जो बैठे हुए हैं वो फरवरी 2021 फर्स्ट फरवरी की बात कर रहे हैं, और ये हमारी कब तक जाएगी, इसकी जो डेट है वो हमारी 29 फरवरी तक की है। इसको कंप्लीट करके देना है। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एचआर डिटरमिन दैट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 90 मिलियन एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वुड कंप्लीट। उस जगह ये टाइम पे पूरा हो जाएगा और हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, हमारी कॉस्ट जो है वो 90 मिलियन कॉस्ट लगेगी। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगेगी कॉन्ट्रैक्ट पे, 90 मिलियन लगेगी, और हम इसको टाइम पे पूरा कर देंगे। तो पेनल्टी का क्वेश्चन हमारे जहन में नहीं है कि पेनल्टी हमें पे नहीं करनी पड़ेगी। अब वो कहता है 31 दिसंबर 2019 को एचएल इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 6 पॉइंट, अब तक जितनी कॉस्ट लग चुकी है वो लग चुकी है 6.72 आउट ऑफ 9 मिलियन। ठीक है जी, इस पे से इतनी कॉस्ट लग चुकी है। एट एज द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 75% कंप्लीट, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट कितना 75% कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आप अगर आप इसको डिवाइड करें, आप ये देखें 67.5 डिवाइड बाय 90 करें तो ये आपका जो है वो 75% आ जाता है। इस तरह में आप निकाल सकते हैं, बस उसने आपको खुद ही क्वेश्चन निकाल के दे दिया कि 75% कंप्लीट हो चुका है। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एचएल हैज रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, जो है उसने कितना रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर दिया उसने 75% के हिसाब से, और जो है वो अपना प्रॉफिट भी निकाल चुका है 45 मिलियन। ठीक हो गया जी। अगर इसकी वर्किंग हम साथ कर लें तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। इसने जो बात की है अभी तक उसने क्या बात की आपसे, उसने कहा जी ओरिजिनल में अगर लेके आऊँ, ओरिजिनली क्या हुआ, उसने कहा जो ओरिजिनली क्या है परसेंटेज कितनी है, उसने कहा 75% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया जी। उसने रेवेन्यू कितना बुक किया है, वो कहता है रेवेन्यू जो मैंने बुक किया है वो मैंने कितना किया है 112। ठीक है जी, ये उसने दिया हुआ है, अभी हमने इसी बात की 112.5 जो है मैं रेवेन्यू बुक कर चुका हूँ। ठीक हो गया जी। हमने कहा जनाब अपने कॉस्ट कितनी बुक की है, उसने कहा जनाब मैंने कॉस्ट जो बुक की है वो मैंने कितनी की है, वो मैंने 67.5 अभी कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है इसमें से माइनस कर दो 67.5, तो आपने कॉस्ट बुक कर दी है, इसका मतलब बाकी क्या आपका प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट का मैं तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 45 आ गया, दोनों का माइनस करके। वही इसने बात हमें की है कि जनाब हमने इसका प्रॉफिट जो है वो 45 जो है वो बुक कर दिया है। ठीक हो गया। तो ये भी हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को हमने जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया कि यार ये इन्फॉर्मेशन में इसने दी हुई है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, अभी तक तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। ठीक हो गया जी। और यहाँ तक कि हमने इसकी सोल्यूशन भी बना ली कि यार क्या हो रहा है। ठीक है जी, यही हुआ था, इतना रेवेन्यू बुक किया है, इतना कॉस्ट बुक किया है, इतना प्रॉफिट बुक किया, सारी फिगर 70% कंप्लीट है, सारी बात खत्म हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जरा सा टर्न लेगा, और यहीं से हमने जो है इसकी वर्किंग बनानी है जो हमें कि हमने रिक्वायर्ड की है। अब वो कहते हैं ना हाउ एचएल एंड डीएल हैव अमेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30, उन्होंने अमेंडमेंट कर दी उसकी। As a result of consideration are expected to be cost of 70 million and 40 million respectively। अब उसने कॉस्ट किया तो उसने कहा जनाब ऐसे एज अ क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹70 मिलियन एंड 40 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अब कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी, एडिशनल कॉस्ट लगेगी। ठीक है जी। आपकी जब आप मॉडिफिकेशन आपने देखा मॉडिफिकेशन दो तरीके से होती है, या स्कोप चेंज हो या उसकी प्राइस चेंज हो। तो यहाँ पर कहता है इसकी प्राइस चेंज हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, एडिशनल कॉस्ट लगेगी। ठीक हो गया जी। तो एडिशनल कॉस्ट इसकी देखिए कितनी लगेगी, उसने कहा जी कहता है एज अ रिजल्ट द कंसिडरेशन एंड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, कंसिडरेशन जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी 70 से, और कॉस्ट जो बढ़ेगी उसकी कितने से बढ़ेगी 40 से बढ़ेगी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कॉस्ट कितनी लगेगी, हमने कहा था कॉस्ट जो है 90 लगेगी, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी 90 लगेगी।
और अभी उसने कहा कि इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जो इसकी जो मैंने कैश मिलना है वो कैश भी बढ़ जाएगा आपका। ठीक हो गया जी। the allowable time for the completion without penalty is increased by 1 month। वो कहता है पेनल्टी जो है आपकी वो भी आपका उसका टाइम भी 1 महीना बढ़ जाएगा। now how HL now expect that the development of the software would not be completed on March। उसने कहा यार ये मार्च तक कंप्लीट नहीं होगा, जितना मुझे एक्सटेंशन पीरियड मिला है 1 महीने का उस पर ही पूरा नहीं होने वाला। इसका मतलब पूरा नहीं होगा तो मुझे क्या पड़ेगा, मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। The additional work is not distinct from the service under original contract. No adjustment has been made by HL financial statements in respect to the amendment। उसने कहा अभी तक कोई जो है वो एडजस्टमेंट नहीं डाली है। उसने कहा जनाब अब हुआ क्या, उसने कहा कि 70 बिलियन से जो है आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा, 40 मिलियन से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और हमें चांस क्या है कि चांस ये है कि ये हमारा जो टारगेट जो है वो 1 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड मिलेगा ये काम पूरा करने के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि 1 महीने में हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हमने ये ओरिजिनल बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो इसके बाद कोई इसी को हम अपडेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर हमारी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। ठीक है जी, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपकी कितनी है आप यहाँ देखें, यहाँ से पढ़ो। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एचएल डिटरमाइंड दैट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 90 बिलियन। अब 90 बिलियन आपकी कॉस्ट थी टोटल, उसमें से इकट कितनी हुई है आपकी 6.7 बिलियन कंप्लीट हो गई है। लेकिन आप देखिए इसमें एडिशन कितना हुआ। ठीक है जी, हमने कहा एडिशन 40 में हुआ, आपका 90 मिलियन था आपका ये था, उसने अपने कहा 40 कॉस्ट और लगेगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 130 हो गई। और कितनी लग चुकी है आपकी, आपकी लग चुकी है 6.7। तो मैं अगर ये कहूँ 6.7 यहीं पे कर लेता हूँ, बल्कि 6.7.5 जो अभी लग चुकी है, अब लगनी कितनी है 130 लगनी है, पहले 90 थी। तो अब जब ये आपकी 130 लगनी है तो आप क्या करेंगे, कितने परसेंटेज बन गया आपका 51.9%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो नया है वो 51.9% है। ठीक हो गया जी। तो क्यों हुआ, क्यों मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई। तो सिंपल उस फार्मूले में क्या किया, 90 की जगह 130 रख लिया आपने, तो आपकी आपका परसेंटेज कमीशन बेहतर आ गया। अब आपका रेवेन्यू कितना बुक हुआ। ठीक है, जब रेवेन्यू कितना आपका है, आपने कहा जी रेवेन्यू कितना था आपका, आप यहाँ पे देखें हमने कहा था 150 मिलियन है और 70 मिलियन से इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया जी, 150 प्लस 70 कितना हुआ, 150 प्लस 70, 150 पहले था हमारा, 70 हमने कहा और लगेगा, तो ये हो जाए आपका 206 हो गया टोटल। तो हमने कहा कि 206 जो है आपका टोटल हो गया, इसका कितने परसेंट कंप्लीट है, 51.9% कंप्लीट है। तो ये आपका बन गया कितना 106.9। तो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू बन गया 106.9। ठीक है जी, तो कितना आपका रेवेन्यू बना उसमें ऐड कर लें और उसको आप जो है वो 51.9% लिया, तो ये बन गया आपका। कॉस्ट जो है वो तो डेफिनेटली आपकी अभी तक इतनी ही लगी है। ठीक हो गया जी, तो आपका डिफरेंस जो है आपका 39.4 जो है आपका प्रॉफिट आ जाएगा फिर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज आया आपका वो 5.6 है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट जो है वो भी आपका 5.6 है। वो जितना आपका रेवेन्यू कम हुआ उतने इफेक्ट आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस ये तरह से क्वेश्चन था, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बस इसको समझने की बात थी कि इसमें हमें चाहिए क्या है। तो और इसमें कुछ नहीं था कोई बात उसे समझने वाली। चलो जी आगे क्वेश्चन आपका आया, इसको सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ता हूँ बाद में, पहले हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है पहले इसको कर लेते हैं। ये समर 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 4 है। कहता है रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शंस इवेंट शुड बी डेल्ट विद इन एफएल बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000x। कैसे ये इवेंट कर करके शो द कैलकुलेशन वेयर पॉसिबल, आल्सो मेंशन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन नीडेड टू अकाउंट फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। कहते हैं एफएल इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इवेंट्स हैव अकर्ड ड्यूरिंग 2018। On 31st December 2018, FL delivered 35,000 units of one of its products to DL for 15 million. DL obtained the control upon delivery and immediately paid the full amount, which was credited to the revenue. However, DL has been allowed to return unused, यहाँ पे देखिए उसको रिटर्न की ऑप्शन दी गई उसको, ठीक है ना, 90 days and receive full refund.
such right have not been granted by FL to any other customer। तो स्पेसिफिक राइट उसको दिए हैं, फिर 90 डेज के बाद क्या होगा, 90 डेज के बाद तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है सर अगर आप ऐसी की बात है कि आपने 90 डेज का उसको वादा किया हुआ है, तो और आपके लिए कभी ये काम हम कभी दूसरे कस्टमर के साथ भी नहीं करते, तो ताकि आपको अगर मैं दूसरे कस्टमर को ऑप्शन देता तो मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस होता कि यार मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मेरे दूसरे कस्टमर को भी ऑप्शन दी हुई है और वो वापस नहीं करने करते मुझे, तो मैं एक इम्प्लाइड कंडीशन में जाकर रेवेन्यू बुक कर लेता। अब चूंकि ये स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है, मुझे पता नहीं है कि ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा मुझे चीज़ वापस कर देगा, ये बंदा नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं आज जो है वो एक एंटी के पास करूंगा, मैं अभी जो है कैश मुझे जो मिलेगा उस कैश को मैं डेबिट कर लूंगा, कैश को डेबिट कर लूंगा और क्या करूंगा मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को जो है वो लाइबिलिटी को क्रेडिट करूंगा, मैं सेल बुक नहीं करूंगा अभी। सेल में कब बुक करूंगा, सेल में बुक करूंगा आफ्टर 90 डेज। आफ्टर 90 डेज में क्या करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को जो है वो डेबिट करके टू रेवेन्यू को क्रेडिट करूंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना इस पे, मुझे मैंने किसी दूसरे कस्टमर को ये बात ऑप्शन दी हुई नहीं, तो आपको स्पेसिफिक ऑप्शन दी हुई है, तो आप स्टैंडर्ड कहता है कि आपको कंफर्म नहीं है, तो आप बेशक आपको पैसे मिल गए हैं, देखिए जो आप पैसे मिल गए हैं उसके ऊपर भी लाइब्रेरी में रखें, अब रेवेन्यू बुक ना करें, जैसे ये कंडीशन खत्म होगी आप जाके इसका रेवेन्यू बुक कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन क्या था। अच्छा ये क्वेश्चन जो है इसमें इसमें कोई ऐसा खास नहीं है, आप ये सिर्फ इसकी लेंथ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी थ्योरेटिकल है और ये आया भी जो है वो दिसंबर 2019 में आया, तो आप जरा खुद इसको पढ़िएगा, ठीक है, नहीं होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे होना है। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मैं सारे कर दिए, तो अभी इसके आगे इसके अभी जो ना ये दो क्वेश्चन रह गए हैं, ये जो है थोड़ा सा लेंथी है, उसमें तो न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व है, तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी जरा आज के क्लास जो है यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, तो एक क्लास इस पे और करेंगे इंशाल्लाह। ये दो क्वेश्चन जो रह गए आपके, वो दो क्वेश्चन जो है मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, तो फिर नहीं है तो फिर मैं क्लास खत्म करूँगा। जी हमेशा कोई क्वेश्चन तो नहीं आपके जहन में डेरिवेटिव टू IFRS 15? हमारा तकरीबन स्टैंडर्ड तो खत्म हो चुका है, ये दो क्वेश्चन रह गए, मैं बाद में बताता हूँ आपको नो नेक्स्ट सर, क्लास। स्टिल तो नहीं है सर, इंशाल्लाह होगी तो फिर आप जरूर पूछेंगे आपसे। चले जी, बाकी ठीक है, मेहरबानी सर, आपको मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप, थैंक यू सर। लेक्चर्स सारे आ रहे हैं आपके आप। यस सर, फर्स्ट टाइम था मेरा, क्योंकि मैं इस टाइम ऑफिस में होता हूँ, अक्सर बिजी होता हूँ, तो अच्छा लाइव आपका फर्स्ट टाइम मैं जो है ना लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, वो पहले मैं करता था इसको ट्यूसडे को करता था, या फिर मैं देखता था कुछ आते हैं लोग नहीं आते, तो मैंने कहा यार मैं भी जरा ऑफिस था, ऑफिस से आके तो फिर काफी टेंशन होती थी, अब आज छुट्टी होती है, तो मैंने कहा यार बजाय जब खुद ही रिकॉर्ड कराना है तो फिर अकेले बैठ के करते हैं। मैं जरा इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर बात करता हूँ, एक मिनट जरा रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। चलें ठीक है, यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म हो गया, इंशाल्लाह दो दो क्वेश्चन रह गए, मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जो है इसको भी लगा के जो है ना आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम लीजिंग शुरू करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, मैं आपसे बात करता हूँ एक मिनट।